हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल से हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पता चलता है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल है। अब हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इस टॉपिक को आप बहुत सीरियसली लेंगे और थोड़ा गंभीरता से आप इस बात को समझेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सबसे पहले हाइजेंस ने प्रूफ किया था। अगर कोई आपसे कहता है कि रिफ्लेक्शन को आप वेव थ्योरी से कैसे प्रूफ करते हैं तो आप क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए एक चीज़ है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, जहाँ आई इंसिडेंट एंगल है एंड एंगल आर एक रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो अगर आप इंसिडेंट एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर प्रूफ कर देते हैं तब मतलब रिफ्लेक्शन आप प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्या कहूँगा, मैंने कंसीडर कर लिया है प्लेन मिरर। लेट अस कंसीडर अ प्लेन मिरर और मैंने मान लिया इसके ऊपर एक इंसिडेंट वेव फ्रंट गिरता है। ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिस वेव फ्रंट के साथ मैंने मान लिया 3 रेज आई थी, 2 और 3। एक रे का नाम मैंने मान लिया I1, 2 एंड 3 और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जो यहां से चला गया। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एक रे गई, ये दूसरी रे गई यहां से और तीसरी रे यहां से ये। अब आपके पास मैंने मान लिया एक इंसिडेंट वेव फ्रंट ये था AB और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है B डैश A डैश। हमें रिफ्लेक्शन प्रूव करना है वेव थ्योरी से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। सबसे पहले मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश बी। हमेशा आप याद रखेंगे ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, मतलब रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ए डैश के बराबर है। जब लाइट इंसिडेंट रे थी तो जो रे चली थी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस t टाइम के अंदर v या c स्पीड से, क्योंकि वैक्यूम में हम स्पीड ऑफ लाइट c मानते हैं, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की थी c इंटू टी। तो इंसिडेंट लाइट के लिए जो डिस्टेंस चली थी लाइट यहां से यहां तक वो किसके बराबर था ct, और रिफ्लेक्ट होने पर जो यहां से यहां तक लाइट चली डिस्टेंस वो भी किसके बराबर होगा ct के बराबर होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का रिफ्लेक्टेड लाइट के बराबर स्पीड रहता है। जब रिफ्लेक्शन होता है एक ही मीडियम होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है। तो एक मेरे पास ये भी हुआ कि यहां से ए बी डैश इज इक्वल्स टू बी ए डैश और बी बी डैश कॉमन। ऐसा होने पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए और एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया। यहां से आप रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी से प्रूव कर देंगे। बहुत आसान तरीका था, मैं एक बार दोबारा से आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक प्लेन मिरर कंसीडर करना है और मान लेना है कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसने आई एंगल बनाया प्लेन मिरर के साथ, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जिसने आर एंगल बनाया है। ये एक लाइट थी या ये एक दूसरी लाइट थी, ये लाइट यहां टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई और ये लाइट ये रिफ्लेक्ट। हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होता है और दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिएगा जब दो एंगल बराबर और यहां से लेकर के ये डिस्टेंस भी बराबर, क्योंकि स्पीड बराबर है तो t टाइम में बराबर डिस्टेंस चला जाता है अगर दोनों तरफ स्पीड बराबर होती है। हमेशा इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे के बराबर सेम मीडियम में स्पीड रहती है। ये साइड कॉमन हुई जब ये
और ये प्रॉपर्टी आपने लगाई, तब आप क्या कहेंगे, CP/CT से एंगल I एंगल R के बराबर हो गया। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी। जब आप रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे तो एक छोटी सी बात याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट मीडियम चेंज करती है। तो मैंने यहां मान लिया वैक्यूम और यहां मान लिया मैंने H2O या कोई दूसरा डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में म्यू है। मैंने मान लिया एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया और इसने इंसिडेंट एंगल बनाया रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री के साथ एंगल I। डेंसर मीडियम को आप थोड़ा डॉटेड दिखाएंगे और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जिसने एंगल R बनाया। मैंने मान लिया दो रेज आई थी इसके साथ, एक रे ये और एक रे या इस वेव फ्रंट के साथ। रे हमेशा नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हुई वेव नॉर्मल की तरफ डेंसर मीडियम में, क्योंकि स्पीड चेंज होती है, स्पीड कम होने से एंगल छोटा बनता है नॉर्मल के साथ लाइट रे का। अगर कोई आपसे पूछ लेता है रिफ्रैक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन के लिए चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है। और फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लाइट की जो कभी रिफ्लेक्शन पर चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स नॉट ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्शन के समय पर मीडियम चेंज हुए हैं ना कि सोर्स ऑफ लाइट, इसीलिए कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, इंटेंसिटी भी चेंज होती है, लाइट का वेवलेंथ भी चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होती है, लेकिन कभी भी फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन पर चेंज नहीं होती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो अगर उसकी स्पीड आधी होती है तो वेवलेंथ भी आधी हो जाती है, जिसके कारण सेम रेशो में घटने और बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह जाती है। खैर, कम टू द पॉइंट, हम उसी पॉइंट पर चलते हैं कि रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है हमें वेव थ्योरी से। मैंने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट माना जिसने एंगल I बनाया है और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, इधर ये भी 90 डिग्री का एंगल है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया वैक्यूम में स्पीड C1 थी और t टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आप C1 इंटू टी। सबसे पहले आप साइन I की वैल्यू निकालिएगा। साइन I की वैल्यू किसके बराबर होगी, C1 इंटू टी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसे मान लीजिएगा A डैश। मैंने मान लिया ए भी वेव फ्रंट था इंसिडेंट और A डैश B डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो आप क्या लिखेंगे साइन I की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस A डैश। फिर साइन R की वैल्यू निकालिएगा C2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया स्पीड C2 थी और t टाइम लगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब A डैश। यहाँ से आप साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इससे एक कैंसिल हो गया और C1 अपॉन C2 आपके पास बच गया। ये आपने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम के बराबर होती है। ये इक्वेशन आप सेकंड लिखिएगा। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के बराबर रख दीजिएगा, आपको स्नेल्स लॉ प्राप्त होगा यहाँ पर, और स्नेल्स लॉ मिलने पर आप समझ जाएंगे स्नेल्स लॉ को ओबे करता है सिर्फ रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय वेव थ्योरी ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 5 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और आईएससी बोर्ड ने भी। व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल, तो आप क्या कहेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था कि जब एक प्राइमरी वेव फ्रंट होगा तो उसके जो वेवलेट्स होंगे, वो सोर्स जो होंगे वो एक स्फीयर को ड्रॉ करेंगे और उसके टेंजेंट सरफेस नए वेवलेट्स को, नए वेव फ्रंट को पैदा करेगी, और जब वो किसी अगले वेव फ्रंट को पैदा कर देगी तो खुद को उसे प्राइमरी वेव फ्रंट और अगले को आप सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। ये थोड़ा सा डिस्कशन मैंने कर लिया आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से निकलता है यही बनता है कि व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। इसके बाद जो आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब मैंने पहली वीडियो एक्सप्लेन की थी इसकी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, उसमें एक क्वेश्चन छोटा सा छूटता था, उस क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला आया था लैम्डा डी बाई डी, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था, जहां लैम्डा वेवलेंथ थी लाइट की, कैपिटल डी
स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस था, स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच की दूरी थी। ये जो फॉर्मूला हमें 12th क्लास में सिखाया जाता है, दरअसल ट्रू फॉर्मूला ये होता है कि थिकनेस ऑफ द फ्रिंज विड्थ बीटा डैश इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ फ्रिंज इन द वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इंडेक्स ऑफ मीडियम। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम में अगर थिकनेस बीटा थी, तो अगर वाटर में पूरा का पूरा मैं एक्सपेरिमेंट करूं, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी उस मीडियम का होगा, जैसे कि वाटर का 4/3 होता है, तो 4/3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्रिंजेस विल डिक्रीज। 1.33 टाइम्स जो थिकनेस होगी फ्रिंजेस की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब डेंसर मीडियम में फ्रिंज नैरो बनती है और वैक्यूम में फ्रिंज वाइड बनती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ कैन वी कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, और ये भी करूंगा कि इंटरफेरेंस के समय पर जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि थिकनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू द डार्क फ्रिंज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकली सोल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे थिकनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द डार्क फ्रिंज ऑन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।